आज हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये लॉ बेसिकली बेस्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जब किसी कंडक्टर से करंट को फॉलो करते हो तो वो जो करंट होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के जो दो इंड्स होते हैं ना, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई, इसी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यही स्टेटमेंट आपको ओम्स लॉ बोलता है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आया है आपको पोटेंशियल नहीं, आपको प्रोपोर्शन का सिंबल आया है यहाँ पे। और प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा वैल्यूज वो भी इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज कर रहे हो तो वो भी डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है। एक और होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मतलब उल्टा इसका, जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब एक के वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है, एक के वैल्यू को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्या जानना है हम लोगों को? नेक्स्ट जानना है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, आई प्रोपोर्शन हो गया आपके पास। यहाँ पे एक सेकेंड, आई प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पे भी के, या इसको आप बोल सकते हो भी प्रोपोर्शन है आई के। फाइनली जब प्रोपोर्शन सिंबल हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे एक कोई कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म आर ले लिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रेसिस्टेंस को, या रेसिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं। ये रेसिस्टेंस हो गया आर। तो आप फाइनली देख लो यहाँ पे V इज इक्वल टू आर इंटू आई। देखो आर इधर है, इसको मल्टीप्लाई में है, इधर भेज लो तो आर इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। यहाँ पे V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या हो गया? करंट हो गया। और आर क्या हो गया? यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट मतलब V बटा आई हम लोग जानते हैं आर के बराबर होता है। आर के इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके V इज इक्वल टू आर इंटू आई। उसी प्रकार I इज इक्वल टू V बाई आर कर सकते हैं। यही आपका करंट का फार्मूला बोल सकते हो आप, V बाई आर। नेक्स्ट है आपको इससे ये रिलेशन पता चलता है कि द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोस्त आप पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना। देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसके वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो एकदम डेफिनेटली है कि इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसी प्रकार अगर इसको घटाते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आई प्रोपोर्शन V। ठीक है। उसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है 1 बटा कोई चीज़। ठीक है, उल्टा। जैसे आप क्या कर लो, यहाँ पे अगर R का वैल्यू बढ़ा, हम डेफिनेटली है कि जो आई है ना ये घट जाएगा। ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन को भी डिनोट कर दिया। उसके बाद एक टर्म आपको ये याद रखना है
कि अगर हम लोग किसी वायर का, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, ठीक है, किसी कंडक्टर का, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी को अगर हम लोग डबल करेंगे तो आई भी डबल ही होगा। एकदम ये डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिर आगे चलें, अगर आर को हम लोग डबल कर देते हैं तो एकदम डेफिनेटली है कि आई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। समझ में आ गई? ये आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। वही चीज़ जो ऊपर समझाए हैं यहाँ पे दे रखा है, ये सेम टू सेम। इफ़ रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ, रेजिस्टेंस हाफ द करंट गेट्स डबल। मतलब इन्वर्सली होता है, अगर करंट को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट आधा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर आप रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो करंट आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो तो करंट्स डबल हो जाएगा, अगर आप रेसिस्टेंस को हाफ कर रहे हो तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अब इसको 2 से कर रहे हैं, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस एक टर्म यहाँ पे पहले आया है, इसको हम लोग सीख लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। हम कल भी आपको बताए थे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, सॉरी रेसिस्टेंट क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रुकावट होता है, एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच, मतलब किसी भी कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी भी जो फॉलो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, यानी करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि किसी कंडक्टर में जो रुकावट होता है, किसकी रुकावट, करंट का, किसी कंडक्टर में करंट का जो रुकावट होता है उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट होता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको समझने में कोई डाउट नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है। जो रेसिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, कोई तार कितना बड़ा है छोटा है। अगर बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस बड़ा ही होगा, अगर छोटा होगा तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, ये तो समझने वाली बात है। थिकनेस कितना मोटा है, अगर कोई तार पतला है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, किससे, मोटा वाला तार से। अगर कोई तार मोटा है तो इसमें ज़्यादा रुकावट पैदा होगा, इसमें कम होगा। उसके बाद आपका नेचर, मतलब मटेरियल्स जो यूज़ हो रहा है ना वायर बनाने में, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है आपको, ठीक है। मतलब कंडक्टर है या थोड़ा सा कोई जैसे मेटल होता है तो कोई ज़्यादा कंडक्टिविटी किसी का होता है, किसी का कम होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर्स का टेम्परेचर क्या है, ये समझ में आ गई। उसके बाद जानना है एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओम, ठीक है। OHM को ओम पढ़ते हैं, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ गई? तो ओम क्लियर हो गई ना, ये रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये सिंबल होता है, ये मैथमेटिक्स के टर्म है, जिसको हम लोग ओमेगा भी बोलते हैं। समझ में आ गई होगी अच्छा से? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, ये तो हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पे। R इज इक्वल टू वी बाई आई और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, ये भी सीख चुके हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि 1 ओम कहते किससे हैं। क्या जानेंगे कि 1 ओम क्या होता है। यहाँ पे जानेंगे 1 ओम क्या होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 ओम इज क्या होता है, जैसे किसी भी कि 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई करते हैं, मतलब उसके एंड में जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो उससे 1 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 इंट्स हो गया, इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और उसमें जो आई जा रहा है ना ये 1 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। इसको हम लोग डिफिनीशन तौर पे समझ लें कि 1 ओम इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट, जैसा कि ऐसा हो दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस a potential difference of 1 volt applied its end, ठीक है, उसके एंड से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा हो अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, कितना का 1 एम्पियर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 ओम बोलते हैं। क्लियर हो गई। अब एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रखा है इसमें, इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर, ठीक है, कैरिंग 2 एम्पियर। 2 एम्पियर मतलब आई इज इक्वल टू दे रखा है 2 एम्पियर, करंट इज 0.1 वोल्ट, वोल्ट यानी वी कितना दे रखा है 0.1 वोल्ट। आपको क्या चाहिए, रेसिस्टेंस आर चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर इज, एक सेकेंड, आर इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई आई, बस सिंपल, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग वी कितना दे रखा है आपको 0.1 और आई कितना है 2 एम्पियर, ये यहाँ पे चला है यानी 1/20 एम्पियर का करंट, सॉरी 20 क्या चाहिए होता है हमको, आर ना चाहिए, 1/20 ये ओमेगा या इसको ओम्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे दे रखा है 1/20 को ही जब डिवाइड आप करिएगा तो ये 0.05 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना ये है कि ग्राफ बिटवीन भी एंड आई, क्या सीखना है हम लोगों को, ग्राफ बिटवीन भी एंड आई। तो भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इंट्स और आई मतलब जो इसमें करंट फॉलो होता है। तो आप एक चीज़ हम लोग तो ये पहले ही पढ़े हैं कि करंट जो होता है ना आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है भी का, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा। तो जब उस कंडीशन में हम लोगों को ग्राफ क्या होता है ना स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। सिंपल याद रखना है, जो करंट्स होता है और वोल्ट मतलब भी विभवांतर होता है उसके बीच का जो ग्राफ होता है ना इस तरह का सीधा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ग्राफ आपको खींच लेनी है, यह वैल्यू दे रखा है, इसका ग्राफ जब आप खींचिएगा तो इसी तरह का कुछ निकल करके इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, जैसे ये तो आपको वैल्यू दे रखा, मान लीजिए यहाँ पे आई का वैल्यू है और यहाँ पे भी का वैल्यू है। मान लीजिए अगर ये मान लो 1 है और ये 2 है, ये 3 सॉरी ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है। तो अगर इसका खींचेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से एक ऐसे ले लेंगे
यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 2 3। इसको एक सेकेंड फ्रेश पेज लेते हैं, इसको फ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 हो गया। अब ये मान लो आपको भी हो गया और ये मान लो आई हो गया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी पे भी ले सकते हो, किसी पे आई ले सकते हो। तो आप देखो 1 है तो 2 था यहाँ पे, फिर 2 था तो यहाँ पे 4 था, और अगर 3 था तो 6 था। देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, तो वहीं स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपको एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ को हम लोग को वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने से पहले एक आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, या इसको आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट फिगर है ये। जैसे आपको ये पता है एमीटर का सिंबल कल बताया था हमने, ये वोल्ट मीटर है आपको पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये वायर हो गया, ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, और ये स्टैंडिंग कॉन्टैक्ट्स रियोस्टेट बताए थे कल हम, ठीक है। और यहाँ पे स्विच हो गया, वो भी ओपन स्विच है, मतलब सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली क्या क्या चाहिए हमको, एम्पीरियर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, रेसिस्टेंट चाहिए, वायर चाहिए, बैटरी चाहिए और स्विच चाहिए, और इसको इस कॉम्बिनेशन में इसको इसे सजा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्विच को ऑन करके इसे करंट पास करवाएंगे। तो हम लोग नोटिस ये करेंगे, ठीक है, कि हमेशा जो ये एक सेकंड, हमेशा जो यहाँ पे इसमें हमेशा जो R का वैल्यू आएगा ना, ये V/I का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो हमेशा कांस्टेंट देगा, ठीक है। और कांस्टेंट देगा, कांस्टेंट ही बताएगा आपको कि ये जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और I का रेशियो जो आएगा R का वैल्यू, ये हर एक कंडीशन में आपको सेम आएगा, ठीक है। तो जब सेम आएगा तो ये दिखाता है कि ये ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपको टर्म दे रखा है गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर सबसे पहले क्या होता है, गुड कंडक्टर में, गुड कंडक्टर मतलब जिसका रेसिस्टेंस जो होता है ना काफ़ी लो होता है। क्या होता है? लो होता है। इसको डिफिनीशन वे में हम लोग बोलें, दोज सबस्टांस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, ओके। उसके बाद है रेसिस्टर्स। रेसिस्टर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो रेसिस्टर में क्या होगा, दोज सबस्टांसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होगा यानी जिसमें रुकावट ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलेंगे, कि यानी इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार एक और टर्म हम लोग ऊपर देखे थे यहाँ पे, इसका नाम है इंसुलेटर। क्या नाम है यहाँ पे? इंसुलेटर, ठीक है। इसको जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। Those substances which have infinitely high electric resistance, मतलब इसके पास इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, आर का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। वैल्यू ऑफ आर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैल्यू ऑफ आर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
ये इंसुलेटर होगा। क्यों इंसुलेटर क्यों हुआ? क्योंकि इससे करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो ये इंसुलेटर होते हैं। जैसे आप वुड ले लो या ग्लव्स ले लो, जो इलेक्ट्रिक वायर वाला ग्लव्स होता है या शूज होता है, वो सब क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस या इंसुलेटर होता है। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आज का ये यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर कल से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, इसको हम लोग कल जानेंगे। ओके।